हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की तैयारी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सेमिकॉन क्लासेस आपको एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपको ना सिर्फ पढ़ना है, उसको याद भी रखना है और एग्जाम में उससे उसके बेसिस जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको अटेम्प्ट करना है। दोस्तों, इस इन इन टॉपिक से रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट सीरीज हम आगे चल के प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए हमसे कनेक्ट रहिएगा, हमारे हमसे हमेशा कांटेक्ट में रहिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं और हमें आपका मोटिवेशन चाहिए, आप लोग हमें मोटिवेट करो, आप लोग हमें सपोर्ट करो, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए गाइस प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आए। और अगर आपको कुछ भी कमी लगे या कुछ भी डाउट हो या कुछ भी आप हमसे बात करना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको पढ़ना है और हमने कवर नहीं करा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्लीज हमें बता सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम जो भी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है हम आपको बताएंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गाइस जो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा वो सबका सब टॉपिक बहुत ऑथेंटिक बुक से लिया गया है, क्योंकि कोई भी एक सिंगल बुक काफी नहीं रहती किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। और स्टूडेंट्स बेचारे बहुत बिजी शेड्यूल होता है इन लोगों का, तो आपके पास टाइम नहीं होता कि आप मल्टीपल बुक्स को पढ़ के अपने काम का टॉपिक, अपने काम के नोट्स बना पाओ। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बस इतना सा है कि जितनी भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऑथेंटिक बुक्स हैं, जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, उन सबको एनालाइज करना और उनमें से आपके काम की चीजों को निकाल के आपको डिलीवर करना। और जितना कम से कम समय हो सकता है उतना कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज डिलीवर करना। वीडियो की लेंथ कितनी भी हो, लेकिन ध्यान रखना, अगर आप यही टॉपिक खुद कवर करोगे तो आपको कम से कम 10 टाइम्स टाइम लग जाएगा, 10 गुना आपको वक्त लगेगा इसी सेम टॉपिक को मल्टीपल रेफरेंसेस से पढ़ने में। लेकिन गाइज हम आपको बहुत लिमिटेड टाइम में इन सब चीजों को करवाएंगे। और साथ ही गाइज हमारी semicon-classes.com की वेबसाइट है, आप प्लीज उस पर भी जाते रहिएगा, क्योंकि वहां पे एक फ्री कंटेंट नाम का एक टैब हमने बनाया है, फोल्डर हमने बनाया है, जहां आपको वीडियोस, मॉक टेस्ट एंड रिसोर्सेज भी मिलेंगी। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना सेशन। जुड़े रहिएगा, लास्ट तक समझिएगा चीजों को और एक एक चीज को नोट करिएगा। तो गाइस जब बात आती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ऐसा टॉपिक होता है जो अधिकतर लोगों को लगता है कि हमें आता है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं 11 12 मतलब अप टू 12 तक की नॉलेज में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले टॉपिक को पढ़ लेते हैं। और एक बहुत बड़ा मिथ रहता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बहुत बड़ा झूठ वो मान के चलते हैं कि हमें ये टॉपिक आता है। नहीं, इस टॉपिक के नाम पे सिर्फ उन लोगों को फॉर्मूला पता है और कुछ उसके बारे में नहीं पता। तो मैं समीर चौधरी, आप लोगों का दोस्त, आज आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फर्स्ट टाइम जिस इकोनॉमिस्ट ने डिस्कस किया उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। और अल्फ्रेड मार्शल ने ये जो टॉपिक दिया था वो दिया था 1890 में। टेक्निकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो एक्सटेंशन है हमारा लॉ ऑफ डिमांड का। जब भी आपको माइंड में क्वेश्चन आता था कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है या प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड, तो आप बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि हाउ मच। ये समझ में आता है क्वालिटेटिव नेचर पे कि हाँ, अगर कोई प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगी, बट हाउ मच एंड हाउ टू मेजर। तो अल्फ्रेड मार्शल ने, जिन्होंने लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट समझाया, एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जिन्होंने इसका कंसेप्ट समझाया उन्होंने ही इसको एक्सटेंड करा और उसको नाम दिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और कब नाम दिया था, कब ये इन्वेंट किया था? 1890, 1890, 1890, 1890, 1890। ये चीज आपको भूलनी नहीं है। और अल्फ्रेड मार्शल एक छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत सारी थ्योरीज इनके नाम लिखी हुई है। तो अब आप प्लीज इसको माइंड में रखिएगा। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैंने टोटल 3 पार्ट में कन्वर्ट करा है। अगर मैं आपको उन तीनों पार्ट्स के बारे में बताऊं, वैसे मैं अभी पहले लिखूंगा। तो पहला पार्ट है यहाँ पे ओन प्राइस इलास्टिसिटी। क्या नाम है? ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑफ डिमांड। मैं चाहूंगा कि आप एक एक चीज मेरे साथ साथ नोट करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो पहला नाम है ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा है यहाँ पे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरा यहां पे नाम आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करा है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्हीं 3 पार्ट में कन्वर्टेड है। अगर आपने तीनों चीजें समझ ली तो मान लीजिए आपको 100% अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है आप कभी मात नहीं खाओ। 3 टॉपिक्स हैं, दिमाग में रख लीजिए। पहला है ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं मान सकता हूं आपकी बात क्लियर है। तो अभी जो हम शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं अपना ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो हेडिंग लिख लीजिएगा आप यहां पर, ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हेडिंग है ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आप हेडिंग लिख लीजिए क्योंकि अब इस पे काफी सारा डिस्कशन किया जाएगा। देखिए अगर हम पॉइंटर्स में बात करें तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आता है, दैट इज फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला समझें, ध्यान रखना मैं वो चीजें डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऑथेंटिक है, ठीक है। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो सो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द सेम गुड which represent the quantitative nature of the both of the goods, ठीक है। it is basically present that how much the change in the quantity demand when the price will change by any single unit. so it's a definition की अभी क्लास में कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ते हो, एनी रेफरेंस बुक, तो टॉप पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई होती है। तो हम लोग बहुत काम की बात करने वाले, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। फॉर्मूला के नाम पे आपका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है ई क्यू एक्स पी एक्स, ठीक है। Q denote for quantity of good X, P denote for price of the good X। फॉर्मूला होता है इसका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड X अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड X। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ इसको चेंज बोलते हैं, राइट, इसे हम चेंज बोलते हैं। सो इट इज बेसिकली ऑल्सो रिटर्न एज डी क्यू एक्स अपॉन में क्यू एक्स एंड अपॉन डी पी एक्स अपॉन में पी एक्स। और यू कैन ऑल्सो राइट इट इज एट लाइक दिस, डी लॉग ऑफ क्यू एक्स अपॉन में डी लॉग ऑफ पी एक्स। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और ये आपका अप टू 12 तक का फॉर्मूला हुआ करता था। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप हमेशा मॉडुलस में लेते हो। You always take elasticity of demand in a modulus form। एक छोटा सा नोट आप समझोगे इधर, that is what EQX, it is a inverse relationship between price and quantity demand of good and quantity demand of good X, right? So this is the inverse, it is represent only relationship। तो ध्यान रखना इलास्टिसिटी के आगे माइनस का साइन होता है। दिस माइनस साइन शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, right? This minus sign shows only inverse relationship between price and quantity। I repeat myself again, the minus sign of the elasticity of demand represent only price and quantity, inverse relationship between price and quantity। Got it? ये चीज आप दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप शो अंडरस्टूड है, ठीक है, कि लॉ ऑफ डिमांड का एक्सटेंडेड फंक्शन है, एक्सटेंडेड फॉर्मेशन है, इसलिए हम यहाँ पे मॉडुलस लेते हैं। आई होप यू विल गेट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग देयर। तो एक चीज आप अपने माइंड में रखिएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला जो होता है वो मॉडुलस पर होता है और सीयूटी ने इस बात पे काफी बार क्वेश्चन पूछा है। नाउ अब यहाँ पे 5 तरह के, अब आता जाती है यहाँ पे वैरायटीज ऑफ, बेसिकली टाइप्स ऑफ ओन प्राइस इलास्टिसिटी, ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है वो आप समझ लीजिए मेरे साथ में गाइस, जो जो चीज इसके अंदर आ जाती हैं। देखिए सबसे पहला जो इलास्टिसिटी डिमांड होता है उसे हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड।
ये इलास्टिक, इलास्टिसिटी, आप इलास्टिक लिख लो। इलास्टिक का मतलब होता है जो आपकी इलास्टिसिटी होती है उसका आंसर जो भी हो वो एक से ज्यादा होता है पॉजिटिव। मतलब पहले आपको मॉड लेना है, पहले आपको पॉजिटिविटी रखनी है, फिर उसके बाद वो एक से ज्यादा होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि किस टाइप के गुड्स होते हैं जो इलास्टिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं जो इलास्टिक होते हैं। तो ध्यान रखना, वो गुड्स जो इलास्टिक होते हैं उन गुड्स को बोला जाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, या आप कमोडिटीज भी कह सकते हो, कमोडिटीज। अब कोई एग्जांपल अगर आपके मन में आ रहा हो तो ध्यान रखना, एक ऐसी कमोडिटीज जिनका इस्तेमाल होना थोड़ा सा ड्यूरेबल सेंस में रहता है, मतलब आपने आज ले लिया तो अगला कुछ टाइम बाद लोगे। सबसे इजीएस्ट बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली वाला एग्जांपल मैं लेता हूं, एग्जांपल वॉशिंग मशीन। कुछ लोग यहाँ पे कार का एग्जांपल लेना भी चाहेंगे, गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो इलास्टिक डिमांड में कार का एग्जांपल भी आता है, लेकिन वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कार कौन सी वाली कार। तो इसलिए हमने यहाँ पे वॉशिंग मशीन लिख दिया। वॉशिंग मशीन इज द बेस्ट एग्जांपल इसके लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका डायग्राम कैसा होता है तो डायग्राम भी आप प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। इसका बेसिक जो डायग्राम रहता है, हम इसका कलर बदल लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक ले लेते हैं। ब्लैक इज अ वेरी गुड कलर। मान लीजिए कोई पूछे कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो दिस इज बेसिकली प्राइस ऑफ गुड एक्स, दिस इज क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। तो गाइस यहाँ पे अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो आप थोड़ा सा ऐसे सोचिए, डायग्राम बनाने से पहले थोड़ा सा माइंड में चीज रखिए। एक तो ये इतना एरिया मैं ही कवर कर रहा हूं, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं समझाने के पॉइंट से। तो देखिए, मैंने ये बोला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मॉडुलस में पॉजिटिव है, मतलब 1 से ज्यादा है। फॉर्मूला होता है इसका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स अपॉन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, जो कि आपका एक से ज्यादा है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो, अगर थोड़ा सा डिराइव कर लेते हो, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। समझ रहे हो? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। इसका मतलब क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आएगा, प्राइस में कम चेंज आएगा। जब भी ऐसा हो तो आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, जो डायग्राम बनेगा वो थोड़ा सा फ्लैटर बनेगा। तो दिस इज द फ्लैटर डायग्राम। अभी माइंड से वो कर्वेचर वाली फॉर्म दिमाग से निकाल दीजिएगा। कर्वेचर भी बन सकते हैं गिवन दैट कि अगर आपका फंक्शन नॉन लीनियर है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो लीनियर फंक्शन की बात कर रहे हैं। एक जगह आएगा जहां पे मुझको जानबूझ के बोलेंगे कि वो कर्वेचर है, एक पॉइंट पे बोलूंगा मैं आप लोगों से, जो डायग्राम है वो कर्वेचर है। इतनी बात समझ में आती है मेरी आप लोगों को? तो बेसिकली दिस इज द डायग्राम ऑफ इलास्टिक डिमांड विच इज फ्लैटर। तो रिमेंबर दैट इट्स अ फ्लैटर कर्व। कर्व बोल लो, ठीक है, बट वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। फ्लैटर डायग्राम इसका बनेगा। क्लियर? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आती है? सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे समझेगा मेरा, जो मैं आपसे करना चाहता हूं, दैट इज सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पर रखेंगे इन इलास्टिक, इन इलास्टिक डिमांड। ध्यान रखना, इन इलास्टिक डिमांड में हम लोग ये कहते हैं कि जो इलास्टिसिटी होती है वो एक से ज्यादा होती है। इन इलास्टिक डिमांड जो होती है वो एक से ज्यादा होती है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे माइंड में कि सर व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर देयर, ठीक है, कौन से गुड्स यहाँ पे लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, इन देखो इलास्टिक डिमांड के अंदर वो गुड्स है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स थे, जो कंज्यूमर गुड्स थे लेकिन ड्यूरेबल्स थे, जो बहुत टाइम में लिए जाते हैं। इसे और इन इलास्टिक उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स लिए जाते हैं, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिनको डेली बेसिस पे लिया जाता है। और डेली बेसिस पे लिए जाने वाले जितने भी गुड्स होते हैं वो सब के सब नेसेसरी गुड्स होते हैं। ऑल सच गुड्स आर नोन एज नेसेसरीज कमोडिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल समझेंगे तो यहाँ पे नेसेसरी कमोडिटीज ले सकते हो। अब वो आपकी मर्जी है कि आप क्या एग्जाम्पल लेना चाहोगे, क्योंकि गाइस एग्जाम्पल ऑब्वियसली बातें बदलते रहते हैं। ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती। कोई चीज मेरे हिसाब से अच्छी हो सकती है, वही सेम चीज आपके हिसाब से बुरी हो सकती है।
मुकेश अंबानी के लिए जो चीज आम बात है, नॉर्मल सी बात है, वही हमारे लिए लग्जरी से भी लग्जरी हो सकती है। और किसी गरीब आदमी के लिए कोई चीज बहुत अच्छी है, हमारे लिए वो इन्फीरियर हो सकती है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो होती है डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। इसीलिए इकोनॉमिक्स में टर्म आता है सी बार, जिसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। इस ऑटोनोमस कंजम्पशन को पूरी दुनिया के इकोनॉमिक्स आज तक खोज रहे हैं कि ये क्या होता है। जिसने इसको खोज लिया उसे नोबेल प्राइज मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं ऑटोनोमस कंजम्पशन की। टाइम आएगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम यहाँ पे अभी फिलहाल बात कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको समझा दिया था, बिल्कुल इसी की तरह है, एग्जाम्पल भी हो गया। अब जब हम इसके डायग्राम की बात करेंगे तो डायग्राम में नो डाउट कुछ ऐसी बातें आएंगी। वैसे अगर आपने इलास्टिक वाली बात पढ़ ली है तो इसका उल्टा होता है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्टीपर होगा। स्टीपर मैंने पहले बना दिया, चीजों को लिख दो। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, you know percentage change in quantity of good x is less than percentage change in price of good x, ठीक है। इससे कम होगा इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। इसके बेसिस पे प्राइस में ज्यादा चेंज है, क्वांटिटी में कम चेंज है। और कोई भी एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो मेरे हिसाब से फूड इसका बेटर एग्जांपल है, ठीक है। मतलब प्राइस जितना भी वेरी करते रहे, नेसेसरी कमोडिटीज ऐसी ही होती हैं, प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं बट क्वांटिटी में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। गेहूं है, गेहूं चावल, देख लो प्राइस बढ़ रहे हैं बट खाना खा रहे हैं लोग बिकॉज हाईली नेसेसरी कमोडिटी है। सॉल्ट है, हाईली नेसेसरी कमोडिटी है, ठीक है। लेकिन सॉल्ट बेसिकली इसमें नहीं आएगा। सॉल्ट एक अलग ही तरह का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। मैंने कहा ना, एग्जाम्पल्स में मत फंसिएगा। एग्जाम्पल्स जब हम छोटे थे अप टू 12 तक के, तो शायद एग्जाम्पल्स में खेल गए थे हम लोग। हम एग्जाम में एग्जाम्पल लिख के आ जाया करते थे और हमें नंबर मिल जाया करते थे। बट अब वो दौर खत्म हो गया, अब एग्जाम्पल नहीं होगा, अब कुछ टेक्निकल नाम लिए जाएंगे। तो ये हमारे पॉइंट है इधर, आप इसको समझ लीजिएगा। थर्ड में यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा, दैट इज perfectly elastic, perfectly इलास्टिक। क्या नाम लूंगा मैं यहाँ पे? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखिए इलास्टिकता मोर देन वन और परफेक्टली इलास्टिक वेरी मोर देन वन, विच इज हाईएस्ट टू इंफिनिटी। if we take positive value तो it's that's why it's a positive infinity, highest वैल्यूज, सो दैट इज वन। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हो जाता है यानी वो कम्युनिटीज जो कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है, दैट इज हाई, दैट इज हाईली, या फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा लाइफ सेविंग ड्रग्स। मैं किसी भी ड्रग का नाम अगेन इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि डिपेंड करता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, लेकिन मैंने यहाँ पे लाइफ सेविंग ड्रग की बात कर ली। अगर मैं एग्जांपल कोरोना भी ले लेता हूं तो कोरोना के बारे में आपको सबको पता है, उस टाइमिंग में जो ड्रग इंपॉर्टेंट थी वो कितनी जरूरी थी। तो उस पे वट एवर द प्राइस ऑफ दैट ड्रग, चाहिए थी तो चाहिए थी, ठीक है। वैक्सीन का क्या प्राइस था, डजंट मैटर, बचना तो मतलब लाइफ सेविंग। तो यहाँ पे जो भी एग्जांपल आता है आपका यही आता है। और अगर आप इसके डायग्राम की बात कर लेते हो तो इसका डायग्राम, इसका जो डायग्राम रहता है दैट इज समहाउ, दिस इज प्राइस ऑफ गुड एक्स, दिस इज क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, इलास्टिसिटी इंफिनिटी। अगर आसान भाषा में बोलूं तो परसेंटेज चेंज इन क्यू एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी एक्स इज इक्वल्स टू इंफिनिटी विच इज समथिंग अपॉन जीरो। if you multiply both sides then you will get what। अब सोचो कि प्राइस में चेंज नहीं आ रहा। अगर प्राइस में चेंज नहीं आ रहा इसका मतलब डायग्राम कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल। डायग्राम कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डायग्राम का मतलब है दिस इज द डिफाइंड प्राइस विच इज सेट बाय गवर्नमेंट और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, द कंज्यूमर्स आर एबल टू whatever their डिमांड, जो भी उनकी डिमांड है उसमें बदलाव कुछ भी नहीं आएगा। सो दिस इज द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एग्जांपल। लाइफ सेविंग ड्रग, यहाँ पे कोरोना वाला मैंने एग्जांपल ले लिया है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फोर्थ में यहाँ पे बात करूंगा परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक
ठीक है, और इसमें अगर आप एग्जांपल रखेंगे तो इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0, जिसका मतलब होगा परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट। अच्छा, ये इससे पहले तो एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। अब मुझे पहले एग्जांपल बता दीजिए, किस टाइप के एग्जांपल्स की बात आप करोगे। यानी देखिए, प्राइसेस में प्राइस कुछ भी हो, लेकिन अगर उनकी डिमांड है तो वो डिमांड है, वॉट एवर द प्राइस इज, बट इफ दे हैव डिमांड इट्स मीन द डिमांड इज डिमांड, कुछ बदलाव नहीं आएगा। किसी भी कम्युनिटी का अगर कोई डिमांड है तो वो होगी। यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा हाईली लग्जरी कमोडिटीज का। हाईली लग्जरी कमोडिटीज, जैसे एग्जांपल एक आइलैंड होता है, या ऑडी है, कार में, ऑटोमोबाइल्स में आप कार, मर्सिडीज, ऑडी, ऑडी, ठीक है, जैगुआर, फरारी, रेंज रोवर, ऐसी बड़ी बड़ी कारों की बात कर सकते हैं। आप सोचिए, जिस आदमी को फरारी लेनी है तो वो जब फरारी लेने गया, कभी ऐसा हुआ कि वो फरारी इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि वो महंगी थी? नहीं, घर से निकलते हुए उसको पता था कि फरारी का प्राइस वेरी कर सकता है, डिपेंड करेगा, ठीक है, हर चीज पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हाईली लग्जरी कमोडिटीज होती हैं। बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास अपने प्राइवेट जेट है, सबको पता है प्राइवेट जेट बहुत महंगे होते हैं, लेकिन जिसको खरीदना तो वो खरीद के लेकर आएगा। प्राइवेट हेलीकॉप्टर, प्राइवेट प्लेन्स, या आप कह सकते हो प्राइवेट आइलैंड्स, सब कुछ सबको पता है कि हाँ, अगर इसका प्राइस इतना है तो वो इतना ही रहेगा, या और भी बढ़ सकता है, मुझे वो चीज चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आएगा हाईली लग्जरी कमोडिटीज। और अगर आप इसके डायग्राम की बात करोगे तो इसका डायग्राम बनेगा वर्टिकल, वर्टिकल इसका डायग्राम बनेगा। और this is price of good x, this is quantity of good x, नो डाउट इलास्टिसिटी इसकी कैसी रहेगी? 0। यही एक चीज मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, पहले आप इतना समझ लीजिए। ये चीज आपको समझ में आती है मेरी, जो मैं आपको यहाँ पे भी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हो जाएगा परसेंट, यहाँ पे ये क्यू बार फिक्स है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इज 0 एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स इज अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। एंड डी पार्ट, ई पार्ट में हम यहाँ पे रखेंगे इधर, दैट इज इलास्ट, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होगा, यानी एग्जैक्ट चेंज आएगा। और यही वो एग्जांपल है जहां पे हम बोलते हैं कि जो जनरली अगर अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक फिक्स अमाउंट है, दैट इज कांस्टेंट अमाउंट है, फिक्स अमाउंट। देखिए, कभी हम ज्यादा कह रहे हैं, कभी हम कम कह रहे हैं, तो वेरिएशन हो रही है ना, लेकिन जहां पे फिक्स आ जाती है वहां पे जो डायग्राम बनता है वो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन इसके लिए भी मैं आपको समझाऊंगा, इसके लिए भी ये हमेशा एग्जांपल आप ध्यान रखना, ये आपका नॉन लीनियर डिमांड कर्व्स में आएगा, हमेशा नॉन लीनियर, राइट। नॉन लीनियर मतलब डिमांड कर्व डेफिनेटली नॉन लीनियर होगा, और उस नॉन लीनियर होगा, और उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा वो एग्जैक्ट अमाउंट आएगा। नॉन लीनियर तो कंफर्म वैल्यूज होंगी, और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कांस्टेंट आ जाता है, यानी 1 के बराबर आ जाता है, तो उसे हम बोलेंगे रेक्टेंगल और हाइपरबोला। और अगर आप इसका डायग्राम बना लो मेरे साथ में, तो इट इज बेसिकली समहाउ कुछ इस प्रकार हो सकता है। ये प्राइस ऑफ गुड एक्स, ये क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। अगर आपको यही डाउट आ रहा है तो आप इसको अभी फिलहाल रफ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको आपको अलग से समझा दूंगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है। अभी थोड़ी देर में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, और देयर इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। जितने रेट से प्राइस कम हुआ, उतने रेट से डिमांड चेंज हो गई, राइट। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड is equals to percentage change in price of good x। एग्जाम्पल की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यू कैन टेक अ नॉर्मल कमोडिटीज। अब आपकी मर्जी, आप नॉर्मल कमोडिटीज में कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो 5 मैंने आपसे डिस्कशन करे थे,
तो आप प्लीज इन पांचों डिस्कशंस को अपने माइंड में रखिएगा। और मैं एक बार इनके साथ में इनकी एक चीज और डिस्कस कर लेता हूँ, स्लोप ऑफ द कर्व। ध्यान रखना, इसका जो स्लोप होगा, ये जो मैंने फ्लैटर बोल रहा था, ये स्लोप होता है, ठीक है, इसका स्लोप फ्लैटर, इसका स्लोप स्टीपर, इसका स्लोप स्टीपर, इसका स्लोप नो डाउट इन्फिनिटी। स्लोप और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ध्यान रखना, स्लोप का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन वाई एक्सिस वेरिएबल, मतलब चेंज इन वाई एक्सिस वेरिएबल अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस वेरिएबल, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जनरली आप अपने माइंड में रखिएगा, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है तो स्लोप इन्फिनिटी है, और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है तो स्लोप इसका इन्फिनिटी होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यूनिटरी के अंदर जो स्लोप होता है दैट इज डिपेंड्स ऑन द कर्व, इसे हम लीनियर बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक छोटा सा नोट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, यानी ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर आप कंटिन्यू करते हो तो अगला एक्सपेंडिचर मेथड होगा। दिस इज नॉट बेसिकली वराइटीज ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वही रहेगा, लेकिन ये एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड यानी एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है, टोटल एक्सपेंडिचर हम कहते हैं, दैट इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ गुड एक्स इनटू क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी के चेंज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहने के दोनों जगह चेंज आएगा, यानी प्राइस भी बदलेगा और क्वांटिटी भी बदलेगा। तो मुझे जानना बहुत जरूरी है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली अफेक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, मतलब प्राइस तो चेंज हो रहा है। अब आप सोचिए पहला पॉइंट यहाँ पे हम ये कहते हैं चेंज इन, या आप ऐसे कह सकते हो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। तो यू कैन से दैट इट इज बेसिकली डी टी ई अपॉन में डी पी। क्लियर? अब आप सुनिएगा, अगर ये डी टी ई अपॉन में डी पी, अगर ये चीज आपकी नेगेटिव हो जाती है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो वहां पे आप बोलोगे देयर इज अ इलास्टिक डिमांड। कैसी डिमांड है? इलास्टिक। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर टोटल एक्सपेंडिचर नेगेटिव हो जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्राइस नेगेटिव हो जाता है, तो वहां पे आप उसे बोलोगे इलास्टिक डिमांड। और फिर जो आपने इलास्टिक डिमांड बोला है, फिर आप वापस अपने ओन प्राइस इलास्टिसिटी की तरफ जाकर देख सकते हैं वो क्या होता है, क्या उसका डायग्राम होता है, क्या उसका एग्जाम्पल होता है, क्या उसके स्लोप की बातें होती हैं। गॉट इट? ये हमारा पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, अगर टोटल एक्सपेंडिचर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्राइस अगर पॉजिटिव है तो इसे हम बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड क्या बोलेंगे हम इसे? इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड। और अगर थर्ड पॉइंट पे टोटल एक्सपेंडिचर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्राइस अगर इक्वल्स टू 0 है तो उसे हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बाकी इनके डायग्राम, इनके एग्जांपल वही सेम रहेंगे जो अभी हमने स्टडी करे हैं। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आती है? एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से, दिमाग में रखिएगा, दैट इज आइसोलेटेड। ये डी पॉइंट नहीं है, इसका इसी का एक छोटा सा पॉइंट है, आइसोलेटेड या आइसो इलास्टिक, आइसोलेटेड नहीं, आइसो इलास्टिक, आइसो इलास्टिक डिमांड फंक्शन। ये वो डिमांड फंक्शन है जो आपको ये बताएगा कि कब हमें इलास्टिसिटी को रेक्टेंगुलर हाइपर बोलना है। ठीक है, ये कहाँ का पॉइंट है? ये एक्सपेंडिचर वाला नहीं है, ये बात यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ये जो मैंने आपसे डिस्कशन करा था, यहाँ पे लिखा था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसी का ही मैं नोट यहाँ पे बता रहा हूँ कि कब आप रेक्टेंगुलर हाइपर बोलोगे व्हेन यू से द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। So this is basically known as isolated demand function
मान लीजिए आपका डिमांड फंक्शन दे रखा है, क्वांटिटी ऑफ गुड दे रखा है ए इंटू पी की पावर माइनस का अल्फा, ए पी टू द पावर माइनस का अल्फा। अगर आप इसे और सिंपलीफाइड फॉर्म में करोगे तो ए अपॉन में पी की पावर अल्फा, और मेरे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है दैट इज डी क्यू एक्स अपॉन में डी पी एक्स इंटू पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स। अगर मैं यहाँ पे इसका डी क्यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी पी एक्स निकाल लेता हूं तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, दैट इज माइनस का अल्फा ए इंटू, यहाँ से अब इसको यहाँ से फोकस करो, ठीक है। तो माइनस का अल्फा आ गया ए पी की पावर माइनस अल्फा माइनस का 1, माइनस अल्फा माइनस का 1 मतलब वैल्यू माइनस हो जाती है, तो समहाउ ये क्या बन जाएगा माइनस अल्फा इंटू ए अपॉन में पी टू द पावर अल्फा प्लस का 1, क्लियर, इंटू पी रखा मैंने और अपॉन में क्यू की वैल्यू रख दी, और क्यू की वैल्यू सेम यही रखूंगा मैं, दैट इज ए पी टू द पावर माइनस का अल्फा। अगर आप इसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हो, इफ यू सिंप्लीफाइड दिस, तो ए से ए कैंसिल आउट होगा, और एक चीज ध्यान रखिएगा दैट इज माइनस का अल्फा इंटू पी टू द पावर 1 प्लस का अल्फा अपॉन में पी टू द पावर अल्फा प्लस का 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ गया माइनस का इलास्टिसिटी। और मैंने आपको एक चीज बताई है कि इलास्टिसिटी हमेशा कैसी होती है, मॉडुलस में होती है, तो उस बेसिस पे आप क्या बोल दोगे, हाँ ये हो गया अल्फा। अल्फा इज नो डाउट इट्स अ पॉजिटिव एंड कांस्टेंट वैल्यू, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव तो हमने बना दी है। और जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, तो उस केस में आप बोलते हो दिस इज द रेक्टेंगुलर, यहाँ पे बोलोगे इफ elasticity of demand is any constant value, then the function is known as rectangular hyperbola, rectangular hyperbola। देखिए बहुत सारे मेथड है जिनके बेसिस पे आप डिमांड फंक्शन को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हो। आई होप ये भी मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। सो दिस इज द बेस्ट थ्योरी जहाँ पे आप ओन प्राइस इलास्टिसिटी को समझ सकते हो, राइट। अब उसके बाद जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हेडिंग लिखिएगा यहाँ पे, दैट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, पहली बात तो समझ लीजिए कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो ध्यान रखना इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, टू नो अबाउट रिलेटेबल गुड्स रिलेशनशिप। जो गुड्स आपस में रिलेट कर रहे हैं उनका रिलेशनशिप जानना। जो गुड्स जो कमोडिटीज आपस में रिलेट करती हैं, रिलेट मतलब या तो सब्स्टिट्यूट होंगी या कॉम्प्लीमेंट होंगी, दो ही तरह के रिलेशन हो सकता है, या तो वो रिप्लेसेबल होंगी या फिर वो टुगेदर होंगी, है ना। रिप्लेस मतलब सब्स्टिट्यूट, टुगेदर मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो इनके रिलेशनशिप को जानने के लिए क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का कंसेप्ट आया है। तो अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करता हूं, इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होगा, क्यू आई इंटू पी जे, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड आई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड जे। और इसको आसान भाषा में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज डी लॉग क्यू आई अपॉन में डी लॉग पी जे, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में डी क्यू आई अपॉन में डी पी जे अपॉन में पी जे। क्लियर। तो ये फॉर्मूला भी आप ले सकते हैं यहाँ पे यूज करने के लिए, ठीक है। अब देखिए बहुत डिटेल की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि जितनी बातें सीखनी थी वो आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सीख ली हैं।
अब बात आ जाती है कि सर इसका आंसर क्या होगा, आप समझिएगा कंक्लूजन कैसे निकालेंगे हम लोग। बात आती है कि आंसर से कंक्लूजन, हाउ टू गो टू बेसिकली टू द कंक्लूजन व्हेन वी हैव अ आंसर। तो मान लीजिए अगर इलास्टिसिटी, ध्यान रखना यहाँ पे मॉड नहीं आना क्योंकि यहाँ पे गेम ही तो प्लस माइनस का है। अगर ये प्लस आ जाती है तो ध्यान रखना कमोडिटीज आर सब्स्टिट्यूट, ठीक है, कमोडिटीज कैसी हैं, आपस में सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट है। और अगर ये नेगेटिव आ जाता तो कमोडिटीज आपस में कैसी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, कैसी हैं आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है तो कॉम्प्लीमेंट्री है, और अगर इज इक्वल्स टू जीरो है तो इंडिपेंडेंट है। कैसी हैं, इंडिपेंडेंट। अगर जीरो है तो इंडिपेंडेंट है, अगर जीरो है तो इंडिपेंडेंट है। क्लियर है ये बात मेरी, ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसमें ज्यादा डिटेल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। एंड द थर्ड वन इज, थर्ड है यहाँ पे हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। देखिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपल से रिलेशनशिप हो जाता है, वी हैव बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द चेंज इन योर क्वांटिटी डिमांडेड इफ योर इनकम इंक्रीज। अगर आपकी इनकम इंक्रीज करेगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांड में क्या बदलाव आएगा, ये चीज बेसिकली चेक की जाएगी। फॉर्मूले की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो दिस इज बेसिकली elasticity of demand which shows the relation between quantity of good X and income of the agent. So the formula is percentage change in quantity of good X if there is change in percentage change in income of the agent, right? लिखने का तरीका वो दोबारा वही हो सकता है यहाँ पर, that is d log qx अपॉन में d log I यानी इनकम, आई डू नॉट फॉर इनकम, आई डू नॉट फॉर इनकम, प्लीज रिमेंबर दैट। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू एक्स अपॉन में चेंज इन डी आई अपॉन में आई। तो ये भी फॉर्मूला बेसिकली हो सकता है। और रही बात उसकी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव तो उसी का ही गेम है, क्योंकि अब देखो इनकम, देखो प्राइस के बेसिस पे हम लोग क्या समझाते हैं, प्राइस के बेसिस पे हम लोग समझा पाते हैं कि जो गुड्स हैं वो गुड है या बैड है, कॉम्पिटिटिव इंफीरियर है या नहीं है। और इनकम के बेसिस पे हम लोग गिफिन को समझा पाते हैं। देखिए आप समझिएगा जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। और जो गिफिन गुड्स होते हैं वो इंफीरियर का ही पार्ट होता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पहले आप इतनी चीजें समझ लीजिए जो मैं अभी आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है, ठीक है, मान लीजिए वो पॉजिटिव है, तो ध्यान रखना अच्छा पॉजिटिव है उसके आगे कितनी भी बट पॉजिटिव है तो गुड्स को आप बोलोगे सुपीरियर, सुपीरियर गुड वो होते हैं जिनको हम अच्छा मानते हैं। अब अच्छा हम बेसिकली दो तरह के गुड्स की बात करते हैं, सुपीरियर वो जिन्हें हम अच्छा मानते हैं। अब आप समझिएगा, मैंने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो से ज्यादा, अब जीरो से ज्यादा दो चीजें हो सकती हैं। अगर ये जीरो से तो ज्यादा हो मैं मानता हूं, लेकिन एक से कम हो, यानी आप ऐसे कह सकते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिलोंग्स टू 0 to 1 ओनली। उस केस में जो कमोडिटीज होंगी वो कैसी होंगी, आपकी नेसेसरी कमोडिटीज। बहुत काम की बात सिखा रहा हूं मैं आपको अभी, मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में पहली बात है पॉजिटिव है तो आप उसे सुपीरियर बोलोगे, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव है तो आप उसे सुपीरियर बोलोगे। एंड साथ साथ उसमें केस बनेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 to 1 है, 0 to 1 मतलब 0 to 1 में लाई कर रहा है, तो वहां पे नेसेसरी कमोडिटीज होंगी। कैसी होंगी बेटा, नेसेसरी कमोडिटीज, नेसेसरी कमोडिटीज, नेसेसरी कमोडिटीज। गॉट इट, इतनी बात मेरी क्लियर है आप लोगों को बहुत अच्छे से। सिमिलरली सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव तो है लेकिन ना वो वन से कंपेरिजन नहीं है,
वो बेसिकली मतलब चलो पॉजिटिव है, 1 तक तो बात कर ली। अब ऐसे मान लो चलो 1 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, पहले 1 से कम थी, अब 1 से ज्यादा है, और कम किससे, इन्फिनिटी से। तो उस केस में यानी आप कह सकते हो इलास्टिसिटी बिलोंग्स टू 1 टू 0, 1 टू इन्फिनिटी सॉरी। तो जो कमोडिटी होगी कैसी होगी, लग्जरी कमोडिटी। कैसी कमोडिटीज, लग्जरी कमोडिटीज, लग्जरी कमोडिटीज, लग्जरी कमोडिटीज, ठीक है। एंड ये केस हमारा हो गया। अब दूसरा होगा, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर नेगेटिव है, इनकम इलास्टिसिटी, ओन नहीं करा, इनकम इलास्टिसिटी, तो ध्यान रखना जो गुड्स होंगे कैसे होंगे, इंफीरियर गुड्स। तो गुड्स दो ही प्रकार की होते हैं। देखिए मैं जो भाषा यूज कर रहा हूं प्लीज, सुपीरियर मतलब गुड कम्युनिटीज, अच्छी, इंफीरियर मतलब बैड कम्युनिटीज, बेकार, ठीक है। तो अगर इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो सुपीरियर है यानी अच्छे हैं, इनकम इलास्टिसिटी अगर नेगेटिव है तो बेकार हैं। कैसे हैं, बेकार हैं। कैसे हैं, बेकार हैं। ये बात मेरी समझ में आती है आप लोगों को अच्छे से, बहुत बढ़िया से, बिंदास से। तो इस चीज को आप अपने माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये मैंने आपसे भी करी है। तो जितनी चीजें मैंने आपको लिखवाई हैं प्लीज इनको एक बार नोट कर लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। और ये जो नोट्स हैं, ये जो क्लास है, ये क्लास में आपके हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स का रेफरेंस आपको दे दूंगा वेबसाइट पर, प्लीज इनको वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते गए नेक्स्ट सेशन में विद सम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।